अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 2-3 चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करनी है। नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स जो है वो भी अय्याशी में किसी से पीछे नहीं है। इसका ज़रा तजिया करते हैं। दूसरा मैं आपको ये आज बताऊँगा कि मैं वो एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रही थी कि अदलिया ने जब नवाज़ शरीफ ने यहाँ से जाना था, तो अदलिया ने पूछा था इमरान खान की हुकूमत से कि आप क्या नवाज़ शरीफ की हमें गारंटी ज़िंदगी की दे सकते हैं? तो वो मैंने आज ज़रा पूछना है कि क्या वो स्टेटमेंट लाहौर हाई कोर्ट को याद है इस तरह की जो कभी उन्होंने शायद अखबार में पढ़ी हो। तीसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट साहब को एक लेटर लिखा है रिसेंटली 2 दिन पहले, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसका ज़रा तजिया कर लेंगे। और आखिर में थोड़ी सी ज़रा बात करेंगे IAEA के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसके चीफ जो है वो पाकिस्तान, आज उनका दूसरा दिन होगा। वो क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, और क्या उनके आने के बारे में मुख्तलिफ जो शकूक व शुबहात बयान किए जा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं है? इसका ज़रा तजिया करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जनाब, आप ज़रा तस्वीर देखिएगा और फिर आपको मैं बताता हूँ ये तस्वीर देखें जी। ये एक तस्वीर है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये एयरफोर्स की पुलिस है, पाकिस्तान एयरफोर्स की पुलिस, और उसकी जो गाड़ी है वो है जी BMW। अब ये जो BMW है, ये आपको पता है कि एक ब्रांड है जो कि बहुत महंगा ब्रांड है और बहुत मशहूर है दुनिया में। और बड़े-बड़े जो अमीर लोग हैं उनकी पसंदीदा गाड़ियों में ये गाड़ी आती है, और ये करोड़ों में आती है, ये मतलब लाखों में नहीं होती। ये काफ़ी महंगी गाड़ी होती है। और आप ये देखें कि ये एयरफोर्स की कोई पेट्रोलिंग की टीम होगी या कोई और टीम होगी, बहरहाल पुलिस की टीम में एक गाड़ी BMW आप देख रहे हैं, जिसकी मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों आपने ये जेस्चर दिया है, क्यों इस तरह की लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो पुलिस के पास हैं। यानी ये तो एयर चीफ शायद, वो भी खैर बड़े माशाल्लाह काफ़ी प्रोटोकॉल के बड़े गर्विदा हैं। और इस्लामाबाद क्लब भी जाते हैं तो पता नहीं 35-35 गाड़ियां उनके साथ होती हैं और क्या क्या करते हैं। अब वो देखिए वो ट्रिकल डाउन होती हैं ये चीज़ें। जब ऊपर से इस तरह की चीज़ें लोग देखते हैं तो वो फिर नीचे भी आती हैं। और फिर आप माइंडसेट देखें, यानी एक तरफ हम IMF से कर्जे मांग रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं दुनिया से जाके, और हर मुल्क में जा जाके अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर फिर बाहर गए हुए हैं, पता नहीं अब वो ज़िलज़िले में ही जाके ना कि मांगना शुरू कर दें। तो वो तो जो कहते होते थे कि कशकोल जो है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो वो पता नहीं क्या है, बेगर्स हैं या चूजर हैं या क्या है, कोई समझ नहीं आती। लेकिन वो माइंडसेट जो है वो देखें वो यहाँ पे भी आ रहा है। यानी अपने प्रोटोकॉल नहीं छोड़ने, लेकिन कौम की तबाही फेर देनी है, अपनी पुलिस को भी BMW देनी है। आप जरा अंदाजा लगाएं। हम तो बाजवा साहब को रो रहे थे कि उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन एयरफोर्स भी पीछे नहीं रही। मुझे शदीद अफसोस है, एयरफोर्स के साथ मेरा वैसे भी बड़ा एक इश्क है, एक रोमांस है, अपने भाई की वजह से भी और वैसे भी। हमने तो शुरू से, मैंने बचपन से एयरफोर्स को बड़ा करीब से देखा है। तो इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने ये तस्वीर देखी कि इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि जो PAF का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो शायद इसमें बारे में करे, या ISPR को इस बारे में क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है ना, तमाम सर्विसेज की जिम्मेदारी उन पे आती है। लेकिन अगर PAF का भी कोई अपना, कोई इस सिलसिले में कोई अपना डिपार्टमेंट है, तो उनको इस बारे में क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये गाड़ी, मेरी दुआ है कि ये उनकी ना हो, किसी ने वैसे स्टिकर लगाया हुआ हो। ठीक है, मैं ये भी यहाँ तक भी सोचने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, हो सकता है कि किसी ने अपने स्टिकर कोई लगा दिया हो, लेकिन इसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहिए। मुझे शदीद दुख हुआ है ये देख के कि एक तरफ कौम जो है वो भूखों मर रही है, और दूसरी तरफ पुलिस के पास BMWs, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इसलिए इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि मैं देख रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद करे। यानी एक तरफ उन्हें नज़र आ रहा है कि एक ऐसा लीडर जो कि इस वक़्त मोस्ट पॉपुलर लीडर है, वो ऐसा लीडर कि जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है, और ऐसा लीडर जिसके ऊपर कातिलाना हमला हो चुका हुआ है, ऐसा लीडर जिसके ऊपर 4 गोलियां जिसके जिस्म में पेवस्त हुई हुई हैं, और वो बेचारा 3-4 महीनों से बेड रिडन है, अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा,
اس کو آپ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہر حال میں اس کو کورٹ میں آنا پڑے گا ضمانت لینے کے لیے. ایسا کمال ہے آپ کی. ایک شخص جو کہ باہر چلا گیا ہوا ہے 3-4 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے 50 روپے کے اسٹام کے اوپر, اس کے بارے میں آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ واپس کیوں نہیں آیا, اور جس نے ضمانت دی تھی وہ آپ کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کو کوئی فکر نہیں. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایک ناظم جوکیو کا قتل ہوا تھا, اس کا جو مرڈر تھا اس کو یو اے ای وغیرہ میں دبئی میں بیٹھے بیٹھے ہی ضمانت مل گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے. پھر یہی جو شریفین ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے. تو یہ کم از کم اتنی تو ہمارے اندر ایک کامن سینس ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ایک آدمی کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں, کچھ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے, پہلے اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہوا ہے, ابھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا, ابھی بھی وہ اسی کے زخموں میں پڑا ہوا ہے اور چور چور ہے, اور اس کو آپ بلا کے پھر ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ پھر کوئی نہ کوئی معاملہ ہو. اور ان حالات میں کہ جب پہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو گرفتاری بڑی ضروری ہے, یہ فتنہ ہے, توبہ استغفار, اور پھر ایک ماحول بنایا گیا ہے. مریم نواز کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا میں, مریم اورنگزیب کی جو ہے وہ دیکھ رہا تھا سٹیٹمنٹ کہ وہ کہہ رہی تھی جی کہ کیوں نہیں آتا, یہ اندر بیٹھا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, نکلے باہر. تو یعنی انسائٹ کر رہی ہیں, اشتعال دلا رہی ہیں کہ وہ باہر نکلے, اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی پلان ہے ان کا, جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا وزیر آباد. تو مجھے ایک بات بتائیں, لاہور ہائی کورٹ کے محترم ججز سے میں یہ پوچھوں گا, کیا آپ وہی کویشچن جو عدلیہ نے اس وقت پوچھا تھا عمران خان کی حکومت سے کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی اگلے 24 گھنٹے میں ہمیں دے سکتے ہیں, تو آج میں بھی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ عمران خان کی زندگی کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ جب وہ آئے اور اس کو راستے میں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ کرے نہ ہو, لیکن کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سر پھرے نے یا کسی سر پھرے کے پیچھے لوگوں نے کچھ نہ کچھ پھر کروا دیا, تو پھر اس کی جو ذمہ داری وہ کس کے اوپر آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو قانون ہے وہ اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ کہیں کہ ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہے, ہر حال میں آنا پڑے گا, یا تو پیچھے کوئی آپ کی اس طرح کی مثالیں نہ ہوں. جب وہ مثالیں موجود ہیں تو پھر اس طرح کی کیس میں جو جینوئن کیس ہے, اور وہ بھاگا نہیں جا رہا, وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر نہیں جا رہا, وہ یہیں بیٹھا ہوا ہے آپ سے چند میل کے فاصلے پہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے, جب وہ ویڈیو لنک کے اوپر ایک ضمانت کی پوری پروسیڈنگز کرنے کے لیے تیار ہے, تو آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس کی بات تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر غور کیجیے گا, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر میرا سمپیتھیٹکلی غور کیا جانا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو, میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ وہ لیٹر ہے جی. یہ لیٹر جو ہے یہ عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب کو لکھا ہے, یہ بڑا تاریخی لیٹر ہے جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں لکھا ہے, اور یہ اس بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جو جنرل باجوہ نے جاوید چودھری اور آفتاب اقبال کو انٹرویوز کے ذریعے جو اپنی باتیں کہی ہیں, اور ان کی بنیاد پر انہوں نے صدر پاکستان سے جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں فورسز کے, ان کو یہ کہا ہے کہ ان 4 پوائنٹس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ان کے بارے میں آپ سوچیں اور یہ کاروائی کریں اس شخص کے بارے میں جس نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے یہ ریڈنگ کر لی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے, اور پاکستان اگر یہ رہے گا تو پاکستان نہیں رہے گا. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے طے کر لیا, اور جس طرح کا ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ ہم نے, تو ہم سے کیا مراد ہے, اس کا مطلب ہے کہ پورا ادارہ اس میں شامل تھا. تو اس طرح کی جو ساری انہوں نے 4 پوائنٹس لکھ کے انہوں نے بتایا کہ جی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں اور اس کے بارے میں پروسیڈ کریں, ایک لیگل کاروائی ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بالکل درست مطالبہ ہے, کیونکہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے, اگر ہم نے اس ملک کے لیے کچھ سوچا ہے کہ آگے ہم کچھ ترقی کوئی زندگی میں ہم سوچ سکیں کہ ہم بھی کر لیں گے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کلیئر کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور ایک دن آپ کہیں جی کہ ہاں ون فائن مارننگ مجھے فلاں چیز پسند ہے تو اس لیے اس کو لے آؤ, اگر مجھے وہ فلاں چیز پسند نہیں ہے, فلاں بندہ پسند نہیں ہے, تو اس کو فرق کر دو, کھڑکا دو, یا جو کچھ بھی کر دو. اور کھڑکانے سے مجھے یاد آیا کہ احسان اللہ احسان کا مجھے وہ اسٹیٹمنٹ یاد آیا کہ جو اس نے کچھ عرصہ پہلے دیا تھا, جس میں اس نے پوری تفصیل سے بتایا تھا کہ مجھے جب بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ ایک ڈیتھ اسکواڈ ہے تو وہ اس میں آپ شامل ہو جائیں, اس کو آپ ہیڈ کریں. اور جو جن جن بندوں کا انہوں نے نام دیا, 9-10 بندے تھے, پی ٹی ایم والے اور دوسرے گل علیہ وغیرہ بھی, اور اس میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے.
तो उन्होंने कहा कि ये टारगेट्स होंगे, इनको आपने ख़त्म करना है। तो उसने इनकार कर दिया साफ-साफ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी मर्ज़ी नहीं होनी चाहिए, ये एक सिस्टम के तहत चलना चाहिए, मुल्क ऐसे नहीं चलता। और जिस तरह आप चला रहे हैं, इस तरह ये मुल्क चलने के वाला नहीं है। तो इस मामले में मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा तारीख़ी और बड़ा टाइमली लेटर है, इसके बारे में भी सदर पाकिस्तान को प्रोसीड करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चौथी चीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, वो है जी IAEA का जो चीफ़ आया हुआ है, विज़िट उनका जो है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ कि आज उनको ये एक जो हमारा सेंटर है, उसमें भी लेके जाया गया है और उनको बताया गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो एक है ना, नेशनल रेडिएशन इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर, NRECC, ये आप देख रहे हैं, वहाँ पे वो भाई साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं और कंट्रोल रूम का जो विज़िट है, वो उनको करवाया जा रहा है। अब ये जो विज़िट है, इस बारे में बड़ी चीमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीमगोइयाँ हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं, उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि IAEA के जो चीफ हैं, ये ये इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी विज़िट्स नहीं है इस तरह की, कि जिससे आदमी कहे जी कि बहुत ज़बरदस्त काम खराब हो गया है या पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में और वैसे भी टाइमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक तरफ हम देख रहे हैं कि IMF के वफूद से बातचीत हो रही है, वो आ रहे हैं, हम उनसे भीख माँग रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि जी खुदा के लिए हमें कुछ ना कुछ दे दो, हम मर रहे हैं। और एक तरफ हम कह रहे हैं जी कि IAEA का विज़िट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कोइंसाइड जब करेंगी तो फिर क्वेश्चंस उठेंगे। मुझे पता है कि फॉरेन ऑफिस ने ये कहा जी कि नहीं, वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए और उसकी प्रमोशन के लिए आए हैं यहाँ पे और हमें बड़ा फ़ायदा होता है, हम पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स जो हैं वो उनके साथ सेव कर सकते हैं, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो उसमें बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो भाई साहब हैं, ग्रोसी साहब, ये ठीक है, IAEA के चीफ तो हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो 1997 से 2000 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स ऑन द इंटरनेशनल वेपन्स रजिस्ट्री में रहे हैं, ठीक है जी। फिर ये एडवाइजर उसके बाद बने असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो UN के हैं ऑन डिसआर्मामेंट, यानी अदम फैलाओ, हथियारों का अदम फैलाओ जो है, उस हवाले के साथ जो UN के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे, उनके ये एडवाइजर रहे हैं, ठीक है जी। फिर 2002 से 2007 तक ये चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, इसी एजेंसी की, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के। तो इनका जो बेसिक एरिया है, वो ग्रोसी साहब का, वो ये है कि अदम फैलाव जो है वो कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। और कोरिया के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उनके साथ भी ये काम करते रहे हैं। ये इनका काफ़ी एक सिलसिला रहा है। और ये वैसे बेसिकली ये अर्जेंटीना से हैं, अर्जेंटीना के एम्बेसडर भी रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे ये, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान का भी जो है, उनके साथ भी इनकी मीटिंग्स रही हैं, ताकि उनका जो प्रोग्राम है उसको फ्रीज़ करवाया जा सके। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, जिसके ऊपर इसराइल को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होता है और बहुत ज़्यादा उनके मसाइल चलते रहते हैं। तो इस लिहाज से मेरी गुज़ारिश ये होगी कि ये जो टाइमिंग है, अब ये कहा जा रहा है कि किसी थिंक टैंक ने उनको बुलाया था। थिंक टैंक के इनवाइट करने पे IAEA के सरबराह ऐसे भागे-दौड़े हुए नहीं आ जाते। ये इतना भी ना बेवकूफ़ समझें आप लोगों को। थिंक टैंक बुलाए ना, UN के सेक्रेटरी जनरल को बुलाए, मैं देखता हूँ कैसे आते हैं। UNHCR के बुला लें, यूनिसेफ के बुला लें, कितनी जल्दी आते हैं लोग, मुझे पता है ना। मैं UN के साथ रह चुका हूँ, मैं वहाँ पे न्यूयॉर्क में हम लोग इनके साथ इंटरैक्ट कर चुके हैं। तो इसलिए ये आप गोली ना करवाएँ कि जी ये वैसे ही आए हुए थे विज़िट के लिए। लेकिन टाइमिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सुन रहा था मुख्तलिफ लोगों को कि जी कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह करे कि ना हो, और अल्लाह करे कि ऐसा दिन कभी भी ना आए कि पाकिस्तानी कौम को इस तरह की चीज़ें सुननी क्यों पड़े कि जनाब हमारे रहनुमा जो हैं, उन्होंने इसका कोई सौदा कर दिया है या कुछ कर दिया है। तो ये अल्लाह करे कि ना हो। लेकिन बात ये है कि कुछ ऑप्टिक्स भी होती हैं, कुछ टाइमिंग होते हैं। तो उन चीज़ों का ही ख्याल कर लिया जाता कि इस बंदे को जो बुलाना था आपने 2-4 महीने के बाद बुला लेते। जब IMF का प्रोग्राम हम ले लेते, उसके बाद कर लेते। तो आगे-पीछे तो हो सकता था ना। तो इसलिए ये एहतियात करने की ज़रूरत है। वो प्रेज़िडेंट रेगन ने कहा था ना कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। हम ट्रस्ट करते हैं, हम अपने फ़ॉरेन ऑफ़िस को भी ट्रस्ट करते हैं, बहुत काबिल लोग हैं वहाँ पे।
अगरचे मेरी कुछ रिजर्वेशंस भी होती हैं उनके बारे में अक्सर, और नाराज़ भी रहते हैं वो मुझसे, लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मेरी गुज़ारिश होगी कि हम वेरीफ़ाई भी करेंगे। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से भी ये कहूँगा कि जागते रहना, इनको वेरीफ़ाई करते रहना, क्योंकि ये जो चीज़ हैं, ये कुछ पता नहीं है कि हमने देखा है कि कैसे-कैसे ममालिक में क्या-क्या होता रहा है। यूक्रेन की आप मिसाल देख लें, यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर आर्म्स जो थे गिव अप किए, आज यूक्रेन की तबाही फिरी हुई है। यूक्रेन के साथ जो हालत हो रही है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। इसी तरह बाकी मुल्कों में भी देख लें आप, जिनके पास नहीं थे न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स कर रहे थे, आगे एडवांस कर रहे थे, इराक वगैरह के साथ आपने देखा क्या किया, तबाह बर्बाद करके रख दिए। तो पाकिस्तान का तो आखिर जाके एक छोटा-मोटा जो डिटरेंस का सिस्टम है, अगर वो भी चला गया, तो फिर पाकिस्तान तरने वाला होगा हमसाया ममालिक का, कोई भी चढ़ दौड़ेगा और पाकिस्तान की तबाही पे आके रख देगा, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश होगी पाकिस्तानियों, ट्रस्ट बट वेरीफाई। आप ज़रूर ट्रस्ट कीजिएगा, लेकिन अपनी आँखें खोल के, अपनी आँखें खोल के रखिएगा, क्योंकि ये जो टाइमिंग्स मुझे लग रही हैं, इसमें मुझे कुछ थोड़ा बहुत चक्कर लग रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि मेरी ये जो थिंकिंग है, ये ओवर थिंकिंग हो, और अल्लाह करे कि मैं जो बात कर रहा हूँ, वो सच कभी भी ना हो। लेकिन आपसे मेरी गुज़ारिश होगी कि आपने आँखें खोल के रखनी है, और इस तरह की जब भी कोई विज़िट्स होंगे, तो हम उनको मॉनिटर करेंगे, उनको फ़ॉलो करेंगे, और उनकी तमाम जो रूट्स हैं, उन तक जाने की कोशिश करेंगे, ताकि अपने दोस्तों को, अपने पाकिस्तानियों को उसके हक़ाइक़ के बारे में बता सकें, और आपको भी बता सकें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और हमारे पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।